हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जून 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप एंड तक देखना। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल मतलब जो लास्ट डे हुआ था डेली करंट अफेयर, क्योंकि कल तो संडे था और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो उसको भी करना शुरू कर दो। संडे को हर बार होता है वीकली रिवीजन, जिसमें हफ्ते भर के सारे क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, महत्वपूर्ण जितने हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया गया। इसके अलावा नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, बिहार में है ये। 18वें लोकसभा चुनाव में 74 महिलाओं ने इस बार जीता हुआ है लोकसभा चुनाव। यूएनएससी की गैर अस्थायी सदस्य देशों में इस बार यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल हुए हैं पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है 2025 में। और पेरू जो है ये भारत का यूपीआई सिस्टम अपना चुका है। भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ISSF म्यूनिक विश्व कप 2024 में सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया भारत के साथ मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किए हैं। IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक सिंगापुर में हुई। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। बात करेंगे अब आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी PDF चाहिए या फिर चाहिए क्विज, बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। ये कहाँ मिलेगी? MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको हमारी ई बुक मिल जाएंगी, वहीं पर आपको हमारे पेड वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने कौन से कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए। अब इसमें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इसी के साथ ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार 10 साल के अपने कार्यकाल के बाद तीसरी बार शपथ ले रहे हों। तो इन्होंने शपथ ग्रहण किया राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो बताइएगा, राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस कार्यक्रम में अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कहें जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कहीं पर राष्ट्रपति हैं, उनको सबको इनवाइट किया गया था। पड़ोसी प्रथम नीति हम लोग की पहले से ही रही है। इस बार भी देखो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव के भी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को बुलाया गया था। अभी हाल फिलहाल में मालदीव से रिश्ते कुछ उतार चढ़ाव आया था, लेकिन फिर भी इनको बुलाया गया था। तो अपने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबको बुलाया गया था एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड तालिबान। ठीक है। 14वें प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति के रूप में। इनके नाम देखा जाए तो एक अद्भुत रिकॉर्ड रहा है। राज्य हो या केंद्र हो, सर्वोच्च पद पर इतने लंबे समय तक रहने वाले ये इकलौते व्यक्ति हैं। जब ये राज्य के सीएम थे, गुजरात के सीएम थे, तब इन्होंने 4 बार शपथ ग्रहण की थी और 3 बार ये प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं, यानी टोटल 7 शपथ ले चुके हैं 24 साल में। ये शपथ 1 जब सबसे पहले 2001 में ये मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर को केशुभाई पटेल की जगह पर। फिर उसके बाद फिर गुजरात चुनाव हुए और उसमें इन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद ये फिर से सीएम बने। फिर इसके बाद 2007 में सीएम बने गुजरात के, फिर 2012 में एक बार फिर से बने, 2014 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर 2019 और उसके बाद अब 2024 में ये प्रधानमंत्री बने। और आज तक अपने लाइफ टाइम के करियर में इन्होंने कभी चुनाव हारा नहीं है, ये भी एक रिकॉर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर भी हैं ये। अगला, निम्न में से कौन सा दिवस 8 जून को मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, साथ ही साथ विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे, यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो दोनों ही मनाया जाता है, एक एक करके दोनों को जानेंगे। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे, ये दोस्तों ओशियन के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ओशियन यानी महासागर, महासागरों का क्या महत्व है आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जितने भी ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है उनमें से 50% ऑक्सीजन महासागरों से उत्पादित होता है। महासागर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी, प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की उत्पत्ति यहाँ पर होती है क्योंकि H2O है,
वहां से भी हो जाता है। तो ऑक्सीजन उत्पादन 50% कम से कम पृथ्वी पर इसके माध्यम से होती है। 70% से अधिक भाग पर महासागर है, आप जानते ही हो। इस बार की थीम है अवेकन न्यू डेप्थ, ओके, विश्व महासागर दिवस की। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है 8 जून को, ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये रहा महत्वपूर्ण दिवस जून मंथ का, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू। ये 12 जून को शपथ लेंगे। अब चूंकि अभी आज तो 10 ही जून है, 12 जून को लेंगे ये, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया है कि बाद में भी ये डाटा चेंज ना करना पड़े, इसलिए ग्रहण की मैंने लिखा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये टीडीपी पार्टी से, तेलुगु देशम पार्टी से हैं, और ये अब सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको इसी बीच में बताया था लोकसभा चुनाव के दौरान ही कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इन 4 में से एक राज्य जो आंध्र प्रदेश था उसमें विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, बहुमत हासिल किया है। 175 विधानसभा सीटों में एनडीए अलायंस, क्योंकि ये भी एनडीए का हिस्सा है, तो एनडीए अलायंस ने 144 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें से 135 सीट सिर्फ और सिर्फ टीडीपी का ही है। तो 175 में 135 सीट मतलब कि पूर्ण बहुमत में ये अकेले भी हैं। 8 पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है और 21 पर जनसेना पार्टी है पवन कल्याण वाली। तो ये सब मिलकर के एनडीए बनाते हैं और एनडीए ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो फिलहाल ये बनने जा रहे हैं सीएम यहाँ के। इससे पहले जो सीएम थे यहाँ जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से, इन्होंने सिर्फ 11 सीटें जीती हैं इस बार। ये एक चौंकाने वाली बात थी। चलिए आगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश देख लो, यहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था और अभी तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस भी हम लोग कुछ दिन पहले मनाए। चंद्रबाबू नायडू यहाँ से सीएम बन चुके हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ये यहाँ के गवर्नर हैं। कुचिपुड़ी बहुत पूछा जाता है, लोक नृत्य यहाँ का बहुत ही फेमस है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, यहाँ पर 26 जिले हैं, 175 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अमरावती इसकी राजधानी बताई जा रही है, लेकिन अभी अमरावती और विशाखापत्तनम में डिबेट है, ये मामला अदालत में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 जून 2024 को हैदराबाद राजधानी पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गई है तेलंगाना के लिए। अगला, आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट अपरिवर्तित रखा? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। कितना रहेगा रेपो रेट? 6.5%। यही पिछले 8 बार से होता आया है। इस बार भी आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे रेपो रेट में। रेपो रेट 6.5% है। तो इसका मतलब ये है कि होम लोन हुआ, बाइक लोन हुआ या बाकी जो लोन सिस्टम हुए सब उतने ही रहेंगे, कोई भी बढ़ोतरी उसमें देखने को नहीं मिलेगी। रेपो रेट होता क्या है? तो देखो, जो छोटी छोटी बैंकें होती है, कहे कि जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं जिनसे हम लोग बैंकिंग करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सभी बैंकें आरबीआई से अपनी बैंकिंग करती हैं। इसीलिए तो आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। तो आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है। जब ये सब बैंकें इनसे बैंकिंग करती हैं तो बैंकिंग करने का मतलब क्या हुआ? या तो पैसे जमा करना या तो पैसे लोन लेना। तो जब ये पैसे जमा करती हैं तब तो इनको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब ये पैसे लोन लेती हैं तब इनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है छोटी बैंकों को। तो वही जब ये पैसे उधार लेंगी आरबीआई से तब इनको जो पैसों पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और वही इंटरेस्ट रेट ये दिया गया है 6.5%। यानी ये जो छोटी छोटी बैंकें हैं आरबीआई से 6.5% पर आज के टाइम पर पैसे उठा रही हैं। अब ये पैसे यहां से ले रहे हैं 6.5% पर, तो फिर इसका लोन से क्या ताल्लुक है? लोन से ताल्लुक ये है, ये पैसे ले रही हैं तो ये पैसे पब्लिक में बांटेंगी। ये जो पैसे पब्लिक में जा रही हैं तो इसमें 2-3% बढ़ा करके अपना मार्जिन ले करके ये बैंक के जो है पब्लिक में पैसा दे देंगी लोन के रूप में। किसी को हाउस लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, किसी को बाइक लोन चाहिए, किसी को इंडस्ट्री के लिए चाहिए, किसी को पर्सनल लोन चाहिए। तो जब इसमें 2-3% बढ़ करके वो आ जाता है तो वो उतना रहता है। अब आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देती है तो ये लोग भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, भाई इनको तो उतना चाहिए अपना प्रॉफिट। तो इसीलिए आरबीआई ही यहाँ पर कंट्रोल करती है कि महंगाई या लोन के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। क्योंकि अगर मान लो लोन के रेट बढ़ गए तो इसका मतलब फिर डिमांड कम हो जाएगी लोन लेने की, लोग कम लोन लेंगे।
परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। भाई जिसको कार लेना था अगर उसको सस्ते में लोन मिल जाएगा तो आराम से कार ले लेगा, लेकिन लोन महंगा जब चल रहा है तो वो कहेगा अभी रुको, अभी नहीं लेंगे लोन। तो फिर कार की बिक्री कम हो जाएगी। कार की बिक्री कम हुई क्यों? क्योंकि डिमांड कम हुई। तो डिमांड कम हुई, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, महंगाई कम होने लगेगी। लेकिन अब यहीं पर अगर ये कम कर देंगे रेपो रेट तो बढ़ने लगती है। मतलब ये डिमांड और सप्लाई वाली बात है कि जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा बच जाएगी, तो फिर रेट कम करना पड़ेगा उनको बेचने के लिए। और जब डिमांड ज्यादा रहेगी तो सप्लाई में कमी आने लगेगी तो वो रेट बढ़ा देते हैं सब लोग, तो महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे ही सब होता है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नरसिंह को और रोहिणी लोखंडे को सम्मानित किया है। ये दोनों टेनिस के कोच हैं, कभी खिलाड़ी थे, बाद में चलकर कोच बने। तो इनको इनके लाइफ टाइम के अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों दिलीप बोस जी भी एक पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहे और कोच भी बने। तो इनके सम्मान में 2002 में ये अवार्ड शुरू किया गया था ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। और अभी 7 और 8 जून को पुणे में 11वीं राष्ट्रीय कोच कार्यशाला में इन दोनों को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अनिल जैन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईटी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो ईटी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार जीता है वेलैन सुबैया ने। वेलैन सुबैया आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये दोस्तों चौथे ऐसे भारतीय हैं, मात्र चौथे ऐसे भारतीय हैं जो ये अवार्ड पाए हुए हैं। ईटी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर का अवार्ड ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के ये कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं और ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। तो इनसे पहले 3 कौन पाए थे? नारायण मूर्ति साहब, उदय कोटक और किरण मजूमदार साहब, इन 3 को मिला था। अब ये चौथे भारतीय हैं ईटी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाले। यहाँ पर कुछ और पुरस्कार सम्मान है, जैसे कृष्ण प्रकाश को अभी वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला। विराट कोहली आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाए। बृहत सोमा स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीते। और मेजर राधिका सेन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाई। जेनी एटनबर्ग अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती हैं। श्रीनिवास आर कुलकर्णी 100 पुरस्कार जीते हैं। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला है और पवन सिंधी को मिला है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। अगला, लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी? तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र की जीतने वाली आदिवासी महिला बन गई है दोस्तों प्रियंका जारकी होली। ये जारकी होली समुदाय से जीतने वाली चुनाव पहली महिला भी हैं और सबसे कम उम्र की भी आदिवासी कम्युनिटी से आने वाली ये लेडी हैं। तो इन्होंने चुनाव जीता। ये कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में इनके पिताजी जो हैं वो मंत्री हैं, वैसे सतीश जारकी होली उनकी ये बेटी हैं और ये वहां पर कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। तो प्रियंका जारकी होली लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र के आदिवासी महिला बन गई हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग के लिए एक ई बुक भी लाया गया है। 120 पेज वाली ये ई बुक है, सामान्य विज्ञान रेलवे स्पेशल की। A4 साइज में ये अवेलेबल है, यानी कि आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, कलरफुल डिजाइन के साथ है। ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, जो क्वेश्चंस रेलवे में और एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जहां पर जरूरत है वहां फिगर्स भी बायोलॉजी में, और जहां पर फिजिक्स में जरूरत है न्यूमेरिकल की वो न्यूमेरिकल्स भी हैं। इसके अलावा जहां पर समीकरण की फॉर्मूला वगैरह की जरूरत है केमिस्ट्री में, वो सब भी दिए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत रूप से डिजाइन की गई है, यही कारण है कि लोगों को पसंद भी आ रही है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उस क्यूआर कोड पर आप 75 रेट्स पे करोगे तो आपको ये ई बुक वहीं पर भेज दी जाएगी। रेलवे सामान्य विज्ञान का स्पेशल ई बुक है। रेलवे सिर्फ लिखा गया है, बाकी आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम में बैठो, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं बिहार एग्जाम में जो साइंस पूछा है तो उसमें पूछा जाएगा कि नहीं, तो भाई साइंस एक जैसा ही होता है। हाँ, रेलवे स्पेशल है तो इसमें रेलवे के क्वेश्चन ज्यादा है थोड़ा, लेकिन ये काम सभी में करेगा। अगला, हाल ही में दक्षिण कोरिया के सुवॉन में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी दक्षिण कोरिया के सुवॉन में तीरंदाजी एशिया कप हुआ। इसमें भारतीय टीम ने 5 मेडल जीते हैं, जिनमें एक तो आया है गोल्ड मेडल, 2 आया है सिल्वर मेडल और 2 ही आया है ब्रॉन्ज मेडल। तो एकमात्र गोल्ड मेडल आया है और 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज आए हुए हैं। एकमात्र गोल्ड किसने जीता है? कुमुद सैनी ने। कुमुद सैनी ये तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 में एकमात्र स्वर्ण जीती हैं भारत के लिए। ये महिला कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत श्रेणी में जीती हुई हैं। अच्छा, बाकी के जो 4 मेडल आए हैं ना,
वो टीम इवेंट में आए। अगर व्यक्तिगत इवेंट में बात करें तो केवल इन्हीं के आए भी हैं, बाकी जो हैं वो टीम स्पर्धा में आए हुए हैं। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? तो दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। एनवीडिया दोस्तों ये आज के टाइम पर सेकंड पर पहुंच गई है, इसने एप्पल को पीछे कर दिया है। फर्स्ट पर है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी ध्यान रखना। थर्ड पर आ गई है एप्पल कंपनी। मार्केट वैल्यूएशन के मामले में अभी हाल फिलहाल में इसका शेयर जो है वो काफी ग्रो किया है एनवीडिया का। एनवीडिया सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है। तो आज के टाइम पर दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट है सबसे ऊपर 3.10 ट्रिलियन डॉलर के साथ। दूसरे पर एनवीडिया है 3.06 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तीसरे पर है एप्पल 3.00 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ओके, एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी, कैलिफोर्निया में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो पीएनबी मेटलाइफ के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, कौन? समीर बंसल। यहां पर आप देखिए आर्टिकल, पीएनबी मेटलाइफ के अपॉइंट किए गए हैं समीर बंसल एमडी और सीईओ के रूप में। ये आशीष श्रीवास्तव की जगह लेंगे। पीएनबी मेटलाइफ जो है ये इंश्योरेंस वाली यूनिट है पीएनबी के, यानी पंजाब नेशनल बैंक का ही एक सब्सिडरी है और ये इंश्योरेंस वगैरह देखती है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अब समीर बंसल होंगे इसके एमडी और सीईओ। ये थी दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन गेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। और हाँ, अगर आपको ई बुक चाहिए या बुक चाहिए रेलवे स्पेशल तो आप अमेजन का भी रुख कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो सर इसका लिंक कहाँ है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। चलिए लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था नोटा का विकल्प कब शुरू किया गया था? 2013 में शुरू किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे कहां पर है? तो 198वें पर है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत में रामसर साइट में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है। इसके अलावा यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य में से कौन नहीं है? तो बताइएगा दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जो भी डिटेल हो वो भी आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर भी मिलेगी। आपको एमजेटी ऐप पर क्विज भी मिलेगी, तो क्विज आकर के आप जरूर सॉल्व कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।